अम, हम सब कभी ना कभी स्कूल या कॉलेज तो गए ही हैं। हाँ, बिल्कुल गए हैं। और जब भी हम किसी शिक्षण संस्थान के बारे में सोचते हैं तो दिमाग में एक बहुत ही जानी पहचानी छवि बनती है। मतलब एक ब्लैक बोर्ड, कुछ डेस्क, किताबें और सामने खड़े एक शिक्षक। और सामने बैठे हुए छात्र। ये एक बहुत ही सरल और मानवीय तस्वीर लगती है। सही बात है। लेकिन क्या कभी इस बात पर ध्यान गया है कि जो शिक्षक सामने खड़ा है उसे क्या पढ़ाना है या कैसे पढ़ाना है? और वो सब कितनी कुशलता से होगा। बिल्कुल। ये सब तय कौन कर रहा है? इस शांत सी दिखने वाली तस्वीर के पीछे एक विशाल, जटिल और पूरी तरह से अदृश्य मशीनरी लगातार काम कर रही होती है। एकदम सही कहा आपने। और ये मशीनरी अक्सर हमारी नजरों से छिपी रहती है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम हमारे सामने मौजूद स्रोत सामग्री का विश्लेषण करते हुए शिक्षा जगत के इसी छिपे हुए ढांचे को उजागर करने वाले हैं, जिसे हम शैक्षिक प्रशासन और प्रबंधन कहते हैं। हाँ, क्योंकि ये चर्चा सिर्फ इस बारे में नहीं है कि कक्षा के अंदर क्या होता है, बल्कि इस बारे में है कि वो कक्षा वहां तक पहुंची कैसे। ये उन फैसलों, उस लीडरशिप और क्वालिटी कंट्रोल के सिद्धांतों के बारे में है जो पर्दे के पीछे रहकर पूरी शिक्षा प्रणाली को आकार देते हैं। मतलब हम सभी इस सिस्टम का हिस्सा रहे हैं, लेकिन शायद ही कभी रुककर ये सोचा हो कि ये पूरी व्यवस्था आखिर किस मैनेजमेंट मॉडल पर चल रही है। बिल्कुल। और आज हमारा मिशन इसी रहस्य को सुलझाना है। हमें ये समझना है कि शिक्षा के क्षेत्र में निर्णय असल में कैसे लिए जाते हैं। ठीक है, आइए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। अगर हम शिक्षा को सिर्फ एक इमारत या संस्थान न मानकर एक पूरी प्रणाली या सिस्टम के रूप में देखें, तो आज के नोट्स बताते हैं कि ये काफी हद तक एक कारखाने की तरह काम करता है। एक कारखाने की तरह। हाँ, देखिए, इसमें कुछ इनपुट होते हैं, जैसे हमारे छात्र, शिक्षक और फंड्स। पर एक प्रक्रिया होती है, यानी क्लासरूम में होने वाली पढ़ाई। राइट। और अंत में एक आउटपुट निकलता है, यानी एक कुशल और शिक्षित नागरिक। और इस पूरी प्रक्रिया को सुधारने के लिए एक फीडबैक लूप भी काम करता है। कागज पर देखने में ये सब बहुत ही तार्किक लगता है। तार्किक तो ये है, और सच कहूं तो इसी तार्किकता ने प्रबंधन के शुरुआती विचारकों को बहुत गहराई तक प्रभावित किया था। अच्छा। हाँ, अगर हम इतिहास में जाएं तो फ्रेडरिक टेलर का वैज्ञानिक प्रबंधन या टेलरवाद सामने आता है। टेलर का सीधा जमाना था कि किसी भी काम को करने का सिर्फ एक ही सबसे अच्छा तरीका होता है, जिसे उन्होंने शायद वन बेस्ट वे कहा था। बिल्कुल, वन बेस्ट वे। उन्होंने बाकायदा स्टॉपवॉच लेकर समय और गति का अध्ययन किया। अरे वाह, स्टॉपवॉच लेकर। हाँ, ताकि काम को अधिकतम कुशलता से किया जा सके बिना किसी बर्बादी के। लेकिन एक सेकंड रुकिए। एक फैक्ट्री में जहां गाड़ियां बन रही हैं, वहां मशीन के पुर्जों को एक निश्चित गति से चलाना पूरी तरह समझ में आता है। लेकिन जब हम शिक्षा की बात करते हैं, तो क्या शिक्षकों और छात्रों को मशीन के पुर्जों की तरह मापना उनकी रचनात्मकता को पूरी तरह से खत्म नहीं कर देता? ये बहुत ही जायज चिंता है। मतलब एक कक्षा में हर बच्चा अलग गति से सीखता है ना? हर शिक्षक के पढ़ाने का अपना एक खास तरीका होता है। इंसानों को इस वन बेस्ट वे के कड़े सांचे में कैसे फिट किया जा सकता है? देखिए, ये सवाल उस दौर के कई विचारकों के मन में भी उठा था। टेलरवाद की सबसे बड़ी आलोचना यही थी कि वो इंसानों को सिर्फ पुर्जे मान रहा था। और यहाँ जो बात सबसे आकर्षक है वो ये है कि मैनेजमेंट साइंस ने खुद अपनी इस गलती को सुधारा। अच्छा, कैसे? रिसर्च हमें एल्टन मेयो और उनके प्रसिद्ध हॉथॉर्न प्रयोग की तरफ ले जाती है। मेयो ने ह्यूमन रिलेशंस अप्रोच यानी मानवीय संबंध दृष्टिकोण पेश किया। ह्यूमन रिलेशंस। हाँ, उन्होंने अपने प्रयोगों से यह साबित कर दिया कि इंसान सिर्फ पैसों के लिए काम करने वाले यांत्रिक रोबोट नहीं है। भावनाएं, टीम की डायनामिक्स और सबसे बढ़कर ये एहसास की प्रबंधन उन पर ध्यान दे रहा है, ये चीजें प्रदर्शन को बहुत ज्यादा प्रभावित करती हैं। मतलब अगर कोई आपकी परवाह करता है तो आप बेहतर काम करते हैं। बिल्कुल। शिक्षा के नजरिए से देखें तो इसका सीधा अर्थ ये है कि अगर किसी स्कूल में शिक्षक संतुष्ट है, उनका मनोबल ऊंचा है और वे खुद को एक परिवार का हिस्सा मानते हैं, तो क्लासरूम में उनका शिक्षण अपने आप बेहतर हो जाएगा। एकदम सही। कठोर मशीन से ध्यान हटाकर वापस इंसान की ओर आना। ये सुनकर वाकई राहत मिली। हाँ, ये एक बड़ा बदलाव था। लेकिन अगर सब कुछ भावनाओं और रिश्तों पर छोड़ दिया जाए तो फिर ये पूरा प्रशासन चलता कैसे? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है। मतलब मैनेजमेंट के सिद्धांतों में हमने मैक्स वेबर की नौकरशाही या ब्यूरोक्रेसी थ्योरी के बारे में पढ़ा है। वेबर पदानुक्रम यानी हायरार्की, कड़े नियमों और अव्यक्तिगत संबंधों की बात करते हैं। हाँ, वेबर का मॉडल बहुत स्ट्रिक्ट है। अब सच कहूं तो जब भी मैं नौकरशाही शब्द सुनता हूं तो मेरे दिमाग में लाल फीताशाही, फाइलों के अंबार
और एक टेबल से दूसरी टेबल तक चक्कर काटने की तस्वीर बनती है, जो कि काफी हद तक सच भी है। तो क्या शिक्षा जैसे जीवंत और गतिशील क्षेत्र में ये सब एक बहुत बड़ी रुकावट नहीं है? देखिए, ये डर स्वाभाविक है और लाल फीताशाही निश्चित रूप से इसका एक साइड इफेक्ट है। लेकिन हमें ये समझना होगा कि वेबर ने ये सिद्धांत क्यों दिया था। क्यों दिया था? वेबर की नौकरशाही का असली और प्राथमिक उद्देश्य मनमानी को रोकना था। जरा कल्पना कीजिए कि किसी विश्वविद्यालय में कोई लिखित नियम ना हो। तो कोई भी कुछ भी करेगा। बिल्कुल। एक डीन या प्रिंसिपल अपने मूड के हिसाब से फैसले लेने लगे या अपने किसी चहेते रिश्तेदार को सबसे अच्छी क्लास और सुविधाएं दे दे, तब क्या होगा? तब तो पूरी तरह अराजकता फैल जाएगी। राइट। तो वेबर के कड़े नियम और अव्यक्तिगत संबंध ये सुनिश्चित करते हैं कि हर किसी के साथ समान व्यवहार हो। ये प्रणाली बड़े संस्थानों को स्थिरता, निष्पक्षता और निरंतरता प्रदान करती है, ताकि कोई एक व्यक्ति सिस्टम से बड़ा ना हो जाए। एकदम सही। ये नजरिया तो मैंने सोचा ही नहीं था। मनमानी रोकने के लिए नियम वाकई बहुत जरूरी हैं। बिल्कुल। और इस सिस्टम को सुचारू रूप से चलाने के लिए स्रोत सामग्री में कुछ प्रशासनिक उपकरणों का भी जिक्र किया गया है। हाँ, कई टूल्स होते हैं। मैंने नोट्स में एक बड़ा ही अजीब सा एक्रोनिम देखा, पॉज्ड कॉर्ब। ये क्या चीज है और कोई प्रिंसिपल या प्रशासक असल जिंदगी में इसका इस्तेमाल कैसे करता है? पॉज्ड कॉर्ब असल में किसी भी प्रशासक की रोजमर्रा की डायरी का एक निचोड़ है। इसे लूथर गुलिक ने दिया था। अच्छा। पी से प्लानिंग यानी साल भर का कैलेंडर बनाना, ओ से ऑर्गेनाइजिंग यानी संसाधनों को व्यवस्थित करना, एस से स्टाफिंग मतलब सही शिक्षकों की भर्ती करना, समझ रहा हूँ, डी से डायरेक्टिंग उन्हें दिशा निर्देश देना, सीओ से कोऑर्डिनेटिंग जैसे साइंस और आर्ट्स डिपार्टमेंट के बीच तालमेल बिठाना, राइट। आर से रिपोर्टिंग बोर्ड या मैनेजमेंट को अपडेट देना और बी से बजटिंग यानी पैसों का सही इंतजाम। मतलब ये कोई हवाई सिद्धांत नहीं है बल्कि एक पूरी चेकलिस्ट है। बिल्कुल, ये एक चेकलिस्ट है कि एक स्कूल या कॉलेज कैसे चलता है। इसी तरह स्वॉट एनालिसिस होता है। हाँ, स्वॉट के बारे में मैंने सुना है, स्ट्रेंथ और वीकनेस वाला। हाँ, जहां संस्थान अपनी स्ट्रेंथ जैसे अनुभवी स्टाफ का आकलन करता है, वीकनेस जैसे पुरानी बिल्डिंग, अपॉर्चुनिटी जैसे नए कोर्स शुरू करना और थ्रेट जैसे पास में खुला कोई नया हाईटेक स्कूल। तो ये तो रोजमर्रा के काम और मूल्यांकन हो गए। राइट। लेकिन जब किसी स्कूल को कोई एकदम नया प्रोजेक्ट लागू करना हो तब क्या होता है? मान लीजिए उन्हें एक नई डिजिटल लैब बनानी है या पूरे स्कूल में नया सिलेबस लागू करना है जिसके बारे में किसी को पहले से अंदाजा ही नहीं है। ये एक अलग तरह की चुनौती है। बिल्कुल। नोट्स में एक पर्ट तकनीक और उसके एक अजीब से गणितीय फॉर्मूले का जिक्र है। उसमें लिखा है ऑप्टिमिस्टिक समय प्लस 4 गुना मोस्ट लाइकली समय प्लस पेसिमिस्टिक समय और फिर इस पूरे को 6 से भाग दे दो। हाँ, सुनने में थोड़ा जटिल लगता है। मतलब ये क्या चल रहा है? 4 से गुणा क्यों और 6 से भाग क्यों? क्या ये सिर्फ गणित को मुश्किल बनाने का तरीका है? नहीं, ये बहुत ही प्रैक्टिकल है। देखिए, PERT यानी प्रोग्राम इवैल्यूएशन एंड रिव्यू तकनीक का इस्तेमाल तब होता है जब प्रोजेक्ट में अनिश्चितता हो। अच्छा। मान लीजिए वो नई लैब बननी है। अब सबसे जल्दी काम खत्म होने का समय है ऑप्टिमिस्टिक, मान लें 2 महीने। ठीक है, 2 महीने। सबसे खराब स्थिति है पेसिमिस्टिक, मान लें 6 महीने लग गए। लेकिन आमतौर पर टेस्ट के काम में मोस्ट लाइकली 3 महीने लगते हैं। अब 4 से गुणा इसलिए किया जाता है क्योंकि मोस्ट लाइकली स्थिति के होने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। इसलिए उसे ज्यादा वेटेज या महत्व दिया जाता है। बिल्कुल। तो हमारे पास एक ऑप्टिमिस्टिक, 4 मोस्ट लाइकली और एक पेसिमिस्टिक स्थिति हो गई। तो 1 + 4 + 1 कुल मिला के 6 हिस्से हो गए। एकदम सही। इसलिए इसे 6 से भाग दिया जाता है। ये हवा में तीर चलाने के बजाय समय का एक बहुत ही सटीक और संतुलित औसत निकालने का वैज्ञानिक तरीका है। कमाल है। जब इस तरह से समझा जाए तो ये फॉर्मूला एकदम तार्किक लगता है ना? इसके साथ ही संगठनात्मक विकास और एक सकारात्मक माहौल बनाने की भी बात होती है, जहां संवेदनशीलता प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि लोग एक दूसरे को बेहतर समझ सकें। बिल्कुल। लेकिन यहाँ आकर एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। कैसा बदलाव? अभी तक हमने जो भी बात की, बजट, नियम, समय का आकलन, ये सब प्रबंधन है यानी मैनेजमेंट है। प्रबंधन ये तय करता है कि प्रक्रियाएं सही चले। राइट। लेकिन उस पूरी प्रणाली को एक दिशा देने के लिए
लोगों को एक विजन की ओर ले जाने के लिए सिर्फ मैनेजमेंट काफी नहीं है। तो फिर क्या चाहिए? वहां प्रवेश होता है नेतृत्व या लीडरशिप का। मैनेजमेंट चीजों को संभालता है, जबकि लीडरशिप लोगों को प्रेरित करती है। और लीडरशिप पर तो दुनिया भर की थ्योरी मौजूद है। रिसर्च में भी कई दृष्टिकोण दिए गए हैं। हाँ, बहुत सारे मॉडल्स हैं। जैसे ट्रेट अप्रोच कहता है कि नेता पैदा होते हैं, उनमें जन्मजात बुद्धिमत्ता होती है। बिल्कुल। फिर फ्रॉइड का साइकोडायनामिक मॉडल है, जो कहता है कि नेता अपने अनुयायियों को अवचेतन यानी सबकॉन्शियस स्तर पर प्रभावित करते हैं। इसके अलावा स्वामी विवेकानंद जैसा करिश्माई नेतृत्व है, जहां व्यक्ति का अपना आकर्षण ही इतना शक्तिशाली होता है कि लोग खुद ब खुद खींचे चले आते हैं। देखिए, ये सभी थ्योरी अपनी जगह सही है, लेकिन अगर हम शिक्षा जगत के रोजमर्रा के जीवन में देखें तो 2 तरह की लीडरशिप सबसे ज्यादा काम आती है। वो कौन सी हैं? एक है ट्रांजैक्शनल या लेन देन वाला नेतृत्व। इसमें सब कुछ एक सौदे जैसा होता है। सौदी जैसा मतलब कैसे? मतलब प्रिंसिपल कहता है कि अगर आप एक्स्ट्रा क्लास लेंगे तो मैं आपको बोनस दूंगा। ये पूरी तरह से पुरस्कार और दंड पर आधारित है। अच्छा, गिव एंड टेक। हाँ, और दूसरा और ज्यादा गहरा तरीका है ट्रांसफॉर्मेशनल यानी परिवर्तनकारी नेतृत्व। इसमें क्या अलग होता है? यहाँ नेता सिर्फ सौदेबाजी नहीं करता, वो एक विजन देता है। वो शिक्षकों को बौद्धिक रूप से चुनौती देता है, उन पर व्यक्तिगत ध्यान देता है और उन्हें कुछ बड़ा करने के लिए प्रेरित करता है। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन मुझे लगता है कि हर स्थिति में एक ही तरीका काम नहीं कर सकता। हाँ, ये बात तो है। इसे समझने के लिए मैं एक एनालॉजी इस्तेमाल करना चाहूंगा, जो मैंने हर्सी और ब्लैंचार्ड के सिचुएशनल मॉडल को पढ़ते हुए सोची थी। अरे वाह, मैं जरूर सुनना चाहूंगी। देखिए, ये बिल्कुल किसी छोटे बच्चे को साइकिल चलाना सिखाने जैसा है। अच्छा। शुरुआत में जब बच्चे को कुछ नहीं पता होता तो आप उसे सख्ती से बताते हैं कि हैंडल कैसे पकड़ना है और पैडल कैसे मारना है। ये टेलिंग है। हाँ। फिर आप उसे इसका महत्व समझाते हैं कि साइकिल चलाने में कितना मजा आएगा। ये सेलिंग है। राइट। फिर बच्चा चलाने लगता है और आप उसके पीछे पीछे दौड़ते हुए सीट पकड़कर उसकी मदद करते हैं। ये पार्टिसिपेटिंग है। बिल्कुल। और अंत में जब वो पूरी तरह सीख जाता है तो आप उसे अकेले चलाने देते हैं। ये डेलीगेटिंग है। तो स्थिति और सामने वाले व्यक्ति की परिपक्वता के हिसाब से नेतृत्व का तरीका बदलता रहता है। ये एक बहुत ही सुंदर और सटीक उदाहरण है। सच में लीडरशिप कोई स्थिर चीज नहीं है। ये सामने वाले की जरूरत के हिसाब से खुद को ढालने की कला है। तो आखिर इस सब का मतलब क्या है? हमारे पास ट्रांजैक्शनल, ट्रांसफॉर्मेशनल, सिचुएशनल इतने सारे मॉडल हैं। हाँ, बहुत सारे हैं। एक स्कूल या कॉलेज के लिए इनमें से सबसे अच्छा नेतृत्व मॉडल कौन सा है? अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़कर देखें तो रॉबर्ट ब्लेक और जेन माउंटेन का मैनेजरियल ग्रिड इसका एक बहुत ही शानदार उत्तर देता है। अच्छा, ग्रिड वाला मॉडल। हाँ, उन्होंने एक 9x9 का ग्रिड बनाया जिसके 2 अक्ष हैं। एक तरफ है लोगों की चिंता, कंसर्न फॉर पीपल, और दूसरी तरफ है उत्पादन या काम की चिंता, कंसर्न फॉर प्रोडक्शन। वे कहते हैं कि सबसे बेहतरीन स्थिति बीच का रास्ता है, जिसे उन्होंने 5,5 टीम मैनेजमेंट कहा है। यानी काम और इंसान के बीच एक उत्तम संतुलन। बिल्कुल। मान लीजिए एक प्रिंसिपल सिर्फ काम को लेकर पागल है, जिसे 9,1 स्टाइल कहते हैं, तो काम तो हो जाएगा लेकिन शिक्षक परेशान होकर नौकरी छोड़ देंगे। और दूसरी तरफ अगर वो सिर्फ लोगों को खुश रखने में लगा है तो वो 19 स्टाइल हो गया। स्कूल में पार्टियां तो बहुत होंगी लेकिन बच्चे फेल हो जाएंगे। अरे बाप रे। हाँ, इसलिए 5-5 वो जादुई आंकड़ा है जहां लक्ष्य भी पूरे होते हैं और लोगों का भी ध्यान रखा जाता है। समझ गया। इसके अलावा एक और थ्योरी है जो स्टाफ रूम की राजनीति को बहुत अच्छे से समझाती है, लीडर मेंबर एक्सचेंज या LMX थ्योरी। ये क्या है? ये बड़ी यथार्थवादी है। ये मानती है कि लीडर हर कर्मचारी के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं करता। जो कि असल जिंदगी में होता भी है। बिल्कुल। कुछ लोग लीडर के इन ग्रुप में होते हैं जिन पर वो बहुत भरोसा करता है, और कुछ आउट ग्रुप में रह जाते हैं जिनके साथ सिर्फ औपचारिक रिश्ते होते हैं। ये इन ग्रुप और आउट ग्रुप वाली बात तो हर कार्यस्थल की सबसे बड़ी सच्चाई है। हाँ, है ना? खैर, नेतृत्व कितना भी अच्छा हो, उसका अंतिम लक्ष्य क्या है? एक बेहतर आउटपुट। और यहीं हम शिक्षा में क्वालिटी या गुणवत्ता की दुनिया में कदम रखते हैं। बिल्कुल, गुणवत्ता सबसे जरूरी है। इतिहास देखें तो ये सफर भी बहुत रोचक रहा है।
शुरुआत में सिर्फ निरीक्षण या इंस्पेक्शन होता था, जैसे पुराने जमाने में इंस्पेक्टर स्कूल में आकर डंडे के जोर पर जांच कर जाते थे। हाँ, वो खौफ का माहौल होता था। फिर समय के साथ बात क्वालिटी कंट्रोल से होती हुई क्वालिटी अश्योरेंस तक पहुंची और अंत में आया टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट या TQM, राइट। जहां एडवर्ड डेमिंग ने अपना प्रसिद्ध PDCA साइकिल दिया, यानी प्लान करो, काम करो, उसे चेक करो और फिर सुधार के लिए एक्शन लो। और इसी गुणवत्ता की अंतहीन खोज में उद्योग जगत से एक बहुत ही कड़ा कॉन्सेप्ट शिक्षा में आ गया, जिसे 6 सिग्मा कहते हैं। यहाँ ये विषय बहुत ही रोचक हो जाता है, क्योंकि मैंने पढ़ा कि 6 सिग्मा का लक्ष्य है 10 लाख अवसरों में केवल 3.4 यानी 3.4 त्रुटियां यानी डिफेक्ट्स होने देना। हाँ, जो कि लगभग परफेक्शन है। इसके लिए वे BMIC प्रणाली का इस्तेमाल करते हैं, यानी समस्या को डिफाइन करो, डेटा को मेजर करो, एनालाइज करो, इम्प्रूव करो और फिर उसे कंट्रोल करो। बिल्कुल। कॉर्पोरेट जगत के लिए ये ठीक है, लेकिन मुझे एक बहुत बड़ी दार्शनिक समस्या दिखती है। वो कैसे? देखिए, एक मोबाइल बनाने वाली फैक्ट्री में खराब बैटरी एक त्रुटि या डिफेक्ट है, लेकिन शिक्षा में क्या हम एक जीते जागते छात्रों को, जो शायद गणित में कमजोर है या किसी कारणवश परीक्षा में फेल हो गया है, एक त्रुटि कह सकते हैं? क्या ये वापस इंसानों को प्रोडक्ट मानने वाली बात नहीं हो गई? आपकी आपत्ति बहुत ही जायज है, और आपको बता दूं, कई शिक्षाविदों ने 6 सिग्मा का इसी आधार पर कड़ा विरोध भी किया था। जाहिर सी बात है। लेकिन अगर हम वॉल्टर शूवर्ट और एडवर्ड डेमिंग जैसे गुणवत्ता के असली गुरुओं के काम को गहराई से देखें, तो हमें इसका सही जवाब मिलता है। अच्छा, वो क्या कहते हैं? वे कहते हैं कि छात्र कोई डिफेक्ट नहीं है। असल में अगर कोई छात्र नहीं सीख पा रहा है, तो 6 सिग्मा के नजरिए से डिफेक्ट हमारी पढ़ाने की प्रक्रिया में है। ओह, हमारे सिलेबस में? हाँ, या हमारे मूल्यांकन के तरीके में है। फोकस सिस्टम की खामी को दूर करने पर है, न कि बच्चे पर ठप्पा लगाने पर। ये नजरिया तो एकदम अलग है। बिल्कुल। CK प्रहलाद ने भी उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर बात करते हुए कहा था कि हमें समाज के सबसे निचले तबके, बॉटम ऑफ द पिरामिड, तक बेहतरीन शिक्षा पहुंचानी होगी। राइट। और इसके लिए सिस्टम के डिफेक्ट्स को खत्म करना होगा। ये सुनकर काफी तसल्ली हुई कि हम छात्रों को रिजेक्टेड माल नहीं मान रहे। हाँ, वो इंसान है। अब अगर क्वालिटी चाहिए, तो जाहिर है उसकी एक कीमत भी होती है। मापन के लिए नोट्स में 2 तरीकों का जिक्र है। एक है लागत लाभ विश्लेषण या CBA, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। हाँ, जहां हम पैसों में देखते हैं कि कितने निवेश पर कितने रुपए का फायदा हुआ। और दूसरा है लागत प्रभावी विश्लेषण या CEA, जो ये मापता है कि एक निश्चित लक्ष्य को पाने के लिए प्रति छात्र कितनी लागत आ रही है। बिल्कुल। इसके साथ ही गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए 3 तरह की लागतें उठानी पड़ती हैं। वो कौन सी? अप्रेजल कॉस्ट यानी परीक्षा और जांच करने का खर्च, फेलियर कॉस्ट, जब कोई छात्र बीच में पढ़ाई छोड़ देता है तो सिस्टम का जो नुकसान होता है, और प्रिवेंशन कॉस्ट यानी गलतियों को रोकने के लिए शिक्षकों की ट्रेनिंग पर किया गया खर्च। एकदम सही। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि ये सारा पैसा और मेहनत सही दिशा में जा रही है, हमारे पास राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई मूल्यांकन एजेंसियां हैं। जैसे NAAC? हाँ, भारत में सबसे प्रमुख NAAC ही है, राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद। ये सिर्फ परीक्षा के नतीजे नहीं देखता, बल्कि 7 अलग अलग पैमानों पर किसी कॉलेज को मापता है। 7 पैमाने? हाँ, इन मानदंडों में शामिल है कि आपका सिलेबस कैसा है, टीचिंग लर्निंग का तरीका क्या है, रिसर्च कितनी हो रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, छात्रों को क्या सपोर्ट मिल रहा है, मैनेजमेंट कैसा है, और संस्थान में क्या नए इनोवेशंस हो रहे हैं। अच्छा, इसी तरह शायद NIRF भी है? बिल्कुल, जो 5 मापदंडों पर पूरे भारत के संस्थानों की रैंकिंग तय करता है। और अगर हम ग्लोबल लेवल पे जाएं, तो ISO 9001 जैसे स्टैंडर्ड्स हैं और INQA-HE जैसा नेटवर्क है, जो दुनिया भर में क्वालिटी के मानकों को तय करता है। सही कहा। ये सब बहुत व्यवस्थित लगता है, लेकिन एक बात पक्की है, आप चाहे कितने भी अच्छे स्टैंडर्ड्स हासिल कर लें, आप एक जगह रुक नहीं सकते। हाँ, क्योंकि बाहर की दुनिया लगातार बदल रही है। बिल्कुल। जैसे भारत में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 आए, या कोविड के बाद डिजिटल शिक्षा का एकदम से विस्तार हुआ। जो स्कूल बदलाव के लिए तैयार नहीं थे, वे पीछे रह गए। राइट। इसलिए परिवर्तन का प्रबंधन यानी चेंज मैनेजमेंट सबसे अहम हो जाता है। एकदम सही। कोई भी संस्थान बदलाव से बच नहीं सकता। और देखिए, जब भी लोगों से काम करने का पुराना तरीका छोड़ने को कहा जाता है, तो प्रतिरोध होना तय है। हाँ, कोई भी अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। बिल्कुल।
ऐसे समय में कर्ट लेविन का 3 स्टेप मॉडल किसी भी प्रशासक के लिए एक मास्टर क्लास की तरह काम करता है। लेविन का ये मॉडल मुझे एक बर्फ के टुकड़े को नई आकृति देने जैसा लगता है। हाँ, वो आइस क्यूब एनोलॉजी। मान लीजिए आपके पास एक चौकोर बर्फ का टुकड़ा है, लेकिन आपको उसे गोल बनाना है। सबसे पहले आपको उस पुरानी बर्फ को पिघलाना होगा। लेविन इसे अनफ्रीजिंग कहते हैं, जो कि सबसे मुश्किल काम है। हाँ, क्योंकि यहाँ आप लोगों की पुरानी आदतों और काम करने के पुराने तरीकों को तोड़ रहे होते हैं। फिर आप उस पिघले हुए पानी को एक गोल सांचे में डालते हैं। ये मूविंग है, जहां लोग नए सॉफ्टवेयर या नए सिलेबस के हिसाब से नया व्यवहार सीखते हैं। ये प्रक्रिया को विजुअलाइज करने का ये बेहतरीन तरीका है। और इसके अलावा परिवर्तन और कार्यकुशलता को बनाए रखने के लिए आज के रिसर्च में जापानी मॉडल्स की भी खूब चर्चा है। मैंने जस्ट इन टाइम के बारे में पढ़ा था। हाँ, जस्ट इन टाइम या JIT, जिसका अर्थ है कि संसाधनों की आपूर्ति ठीक तभी हो जब उसकी जरूरत हो, ताकि इन्वेंट्री का कोई कचरा जमा ना हो। और दूसरा जो सबसे दिलचस्प है वो है पोकायोके। पोकायोके, ये क्या होता है? इसका शाब्दिक अर्थ है गलती रोकथाम या एरर प्रूफिंग। इसका मतलब है सिस्टम को ऐसा डिजाइन करना कि इंसान चाहकर भी गलती न कर सके। अच्छा, जैसे सिम कार्ड को ट्रे में सिर्फ एक ही तरीके से डाला जा सकता है? एकदम सही उदाहरण। ठीक वैसे ही स्कूल के सिस्टम को भी गलतियों से पूरी तरह मुक्त बनाना। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा के धागों को एक साथ पिरोएं, तो हमने देखा कि कैसे शिक्षा की दुनिया सिर्फ कुछ किताबों और ब्लैकबोर्ड तक सीमित नहीं है। बिल्कुल नहीं। हमने फ्रेडरिक टेलर की कड़क और यांत्रिक सोच से शुरुआत की, फिर एल्टन मेयो के साथ मानवीय भावनाओं की अहमियत को समझा, और नौकरशाही को भी देखा। हाँ, कि कैसे नौकरशाही मनमानी रोकती है और कैसे विभिन्न लीडरशिप स्टाइल्स उस 5-5 वाले परफेक्ट संतुलन को खोजने की कोशिश करते हैं। राइट। गुणवत्ता की खोज में हमने इंस्पेक्शन से लेके 6 सिग्मा और NAAC के मानकों तक का सफर तय किया, और अंत में कर्ट लेविन के बदलाव प्रबंधन तक पहुंचे। ये सारी अदृश्य मशीनरी, ये सारे सिद्धांत और फॉर्मूले सिर्फ एक ही लक्ष्य के लिए काम कर रहे हैं कि सिस्टम से निकलने वाला हर नागरिक कुशल और सक्षम हो। ये एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। क्या सवाल? देखिए, पूरी चर्चा में हमने दक्षता, कड़े नियंत्रण और विशेष रूप से अंत में उस जापानी मॉडल पोकायोके यानी गलती रोकथाम की बात की। हाँ, गलती ना कर सके तो क्या हम अनजाने में छात्रों से गलती करने की आजादी नहीं छीन रहे हैं? ओहो, फ्रीडम टू फेल। बिल्कुल। मानव इतिहास और मनोविज्ञान गवाह है कि अक्सर सबसे गहरी शिक्षा, सबसे बड़ा नवाचार और सच्ची रचनात्मकता तभी जन्म लेती है जब इंसान प्रयोग करता है, गिरता है, गलतियां करता है और फिर उनसे सीखता है। दक्षता और मानवीय रचनात्मकता के बीच का ये विरोधाभास एक बहुत गहरी पहेली है जिस पर शिक्षा से जुड़े हर व्यक्ति को विचार करना चाहिए। और शायद यही वो विचार है जिसके साथ आज की ये गहन चर्चा समाप्त होनी चाहिए। उस अदृश्य प्रशासनिक मशीनरी को समझना बहुत जरूरी है जो शिक्षा को चलाती है, लेकिन ये याद रखना उससे भी ज्यादा जरूरी है कि उस मशीनरी के केंद्र में इंसान है, जो सीखते हैं, जो गिरते हैं और जो फिर उठ खड़े होते हैं। बिल्कुल। उम्मीद है कि इस चर्चा से ये समझने में मदद मिली होगी कि शिक्षा व्यवस्था के उन दीवारों के पीछे असल में क्या चल रहा है, जहां पीढ़ियों ने अपना जीवन संवारा है। इस ज्ञान को अपने आसपास की संस्थाओं में ऑब्जर्व करने का प्रयास जरूर कीजिएगा। सोचने के लिए वाकई बहुत कुछ है।